हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेंटल सर्जन 2022 एग्जाम के सिलेबस के बारे में। एमबीपीएससी ने आज बेसिकली इस सिलेबस को जारी किया है। हालांकि 31 मार्च को जारी कर दिया था, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट सिलेबस इन 1 अप्रैल 2022। इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। हालांकि पुराना वाला जो सिलेबस था, नए सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी एक नज़र देख लेते हैं और साथ में जान लेते हैं क्या चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है ना। वह देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न 450 नंबर का पेपर है आपका, रिटन पेपर। 50 नंबर के इंटरव्यूज़ हैं और उसके बाद टोटल मिला के 500 नंबर हैं। इसके हिसाब से आपका डिसाइड हुआ कि आपको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। दूसरी बात, इसमें दो पार्ट हैं। 150 नंबर का पहला पार्ट है, 300 नंबर का दूसरा पार्ट है। 150 मार्क्स का जो पार्ट ए है या पार्ट बी 300 मार्क्स का है, दोनों में आपको 40% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। यदि आप 40% कट ऑफ पार नहीं करते तो आप यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आपकी फिर कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा सेक्शनल कट ऑफ भी 40% आपको यहाँ पे क्रॉस करना जरूरी है दोनों ही पार्ट में। इसके अलावा जो हमारे SC/ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30% है, तो ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना जरूरी है, इसलिए दोनों ही पेपर में आपको प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, मतलब हर एक क्वेश्चन, देखिए 150 नंबर का है तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। जैसे 300 नंबर का है, इसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। यदि कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। इसलिए निगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने होते हैं। ना यहाँ पे सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि सिलेबस एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा था। फिर भी एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। साक्षात्कार की बात करें, इंटरव्यूज़ की बात करें, इस समय इंटरव्यूज़ हो रहे हैं डेंटल सर्जन के। 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके इंटरव्यूज़ इस समय शेड्यूल किए गए हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज़ में कौन कौन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट्स इंटरव्यू ऑफ MPPSC, सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट फ्यू थिंग्स। एनीवे, फॉर टाइम बिंग हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिलेबस है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। हियर यू गो। तो पार्ट ए का सिलेबस हमारे सामने है, ये है पार्ट ए। पार्ट ए का जो पार्ट है ये है आपका GS पार्ट। पार्ट बी जो पार्ट है वो है आपका डेंटल सर्जन का पार्ट। तो पार्ट बी एक अलग पार्ट है। पार्ट बी में कुल 10 यूनिट हैं, जो कि आपका डेंटल सर्जन वाला पार्ट है, जो आपने सिलेबस में अपने पढ़ा है BDS करते वक्त। और पार्ट ए में GS का पार्ट है, जिसमें मध्य प्रदेश का पार्ट है, साथ में कुछ करंट अफेयर है और साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी एक टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, तो उसके बारे में ज़रा डिस्कस करें। ओके, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, हमारा एक बैच कोर्स डेंटल सर्जन का ऑलरेडी चल रहा है। 27 फेब से वो बैच कोर्स हालांकि स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस बैच का एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है आपका 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल से इसका एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए अरेंज की जाएंगी। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो ये बेसिकली आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होंगे, बट एनीवे जस्ट लेट मी टेक द इंग्लिश मीडियम टॉपिक। हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मेजर डायनास्टीज में मध्य प्रदेश में बहुत सारे डायनास्टी हैं, जैसे परमार डायनास्टी है, होलकर डायनास्टी है, सिंधिया डायनास्टी है, इसके अलावा बुंदेला डायनास्टी है ना। ऐसे बहुत सारे डायनास्टीज हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। जैसे परिव्राजक डायनास्टी है, ऐसे बहुत सारे डायनास्टीज जहां से क्वेश्चन पूछाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है वो ये पूछ लिया आता है कि ये किंग कौन सी डायनास्टी से बिलोंग करता है ना। तो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, या किसी डायनास्टी के टाइम में कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें बनवाई गई, कोई टेम्पल्स बनवाए गए, या उस समय कोई फोर्ट बनवाए गए। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर PSC पूछ लेती है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये भी होता है कि कौन सा किंग, कौन सा राजा किसका कंटेम्प्रेरी है, किसका समकालीन है।
इससे पूछा गया था एक बार राजा रामचंद्र जो कि बघेल वंश के राजा थे, राजा रामचंद्र किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, क्योंकि सम्राट तानसेन जो हैं, जो संगीत सम्राट तानसेन हैं, वो राजा रामचंद्र के दरबार में थे। बाद में इनको अकबर के दरबार में ले जाया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाने का पैटर्न होता है। तो आपको ये पोर्शन थोड़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। द सेकेंड टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है? तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 1857 रिवोल्ट में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। ऐसे मंडला के क्षेत्र की बात करें तो मंडला के क्षेत्र में एक बहुत पूर्ण नाम है, अवंतीबाई का नाम इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा वहाँ पे उनकी जो अंगरक्षिका थी, दैट्स कॉल्ड गिरधारी बाई, उनका नाम इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा यदि झांसी के रीजन की बात करें, झांसी के रीजन में विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने, और उनकी अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, किसने कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया, किसका अंगरक्षिका कौन थी। ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं। तो ऐसा सच क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न ये होता है। इसके अलावा बहुत सारे सत्याग्रह हुए, जैसे झंडा सत्याग्रह हुआ, जंगल सत्याग्रह हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। एक और क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न हमने देखा है, वो ये है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारा चरण पादुका हत्याकांड हुआ मध्य प्रदेश में, वो हुआ था आपका 14 जनवरी 1931 में। तो यहाँ पे कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि ये डेट किस डेट में हुआ। जलियांवाला बाग कांड बोलते हैं मध्य प्रदेश का चरण पादुका हत्याकांड को। तो ऐसे क्वेश्चन भी पीएससी पूछती है, ठीक है। आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया अबाउट दैट। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो आर्किटेक्चर है, कल्चर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछाते हैं। अब देखा जाए तो ये कल्चर वाला पोर्शन इससे मैच करता है, फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। तो ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी है। हमारे मध्य प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ऐसे लोक कलाओं में लोक नृत्य कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश में, कौन सा अंचल का है, जैसे मालवा रीजन का कौन सा है, बुंदेलखंड रीजन कौन सा है, निमाड़ रीजन कौन सा है, बघेलखंड रीजन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय स्टेट फोक डांस की बात करें तो ये आपका कौन सा है, ये है आपका राई फोक डांस की बात करें, ये बेसिकली बुंदेलखंड रीजन का है। तो आमतौर पर क्वेश्चन ये पूछे आते हैं, किसी लोक नृत्य का नाम पूछ लिया जाएगा, फोक ड्रामा का नाम पूछा जाएगा, लोक नाट्य का नाम पूछ लिया जाएगा। माच की बात करें, माच हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ ये कहाँ का है, किस अंचल का है, तो ये मालवा अंचल का है ना। या भरथरी लोक गायन है, बताओ ये कौन से अंचल का है, संजा गीत है, कौन से अंचल का है। ऐसे क्वेश्चन पीएससी आमतौर पे पूछती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक होती है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़े पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं वहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो मेन ट्राइब है, जैसे भील है, तो भील की सब ट्राइब के नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो भील की सब ट्राइब कौन सी हैं? भील हैं, भिलाला हैं, पटेलिया हैं, रथिया हैं। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी गोंड ट्राइब हैं, तो कौन सी ट्राइब हैं ये बेसिकली हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब हैं, या मंगोलाइट ट्राइब है, या द्रविड़न ट्राइब है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है। एवरली उनके जो कल्चर होते हैं, जैसे भीलों की बात करें, जैसे भगोरिया पर्व जो है वहाँ पे मनाया जा रहा है, तो भगोरिया पर्व कितने दिन चलता है, भगोरिया पर्व की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है। या इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब है, कोरकू जनजाति हैं, कोल जनजाति हैं, है ना, लॉट ऑफ ट्राइब्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, तो उनकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पूछ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। Now the next one is that important literary figures of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, जैसे पर्सनालिटीज में हालांकि लिटरेरी फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश में पर्सनालिटीज नहीं बल्कि लिटरेचर की फील्ड में जिन्होंने काम किया, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी साहब हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं वहां से क्वेश्चन आमतौर पर पूछ ले आते हैं। या कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, या उनकी कोई रचनाएं हैं, हिम किरटनी, हिम तरंगनी, ये किसकी रचना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उनकी जो लिटरेचर है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको पढ़ने के लिए बेसिकली इसमें सारी चीजें बन जाती हैं, जैसे टेम्पल्स हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, या आपसे यहाँ पे जो फोर्ट है पूछे आ सकते हैं, जैसे असीरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, या पूछा सकता है आप लोगों से जहाज महल कहाँ पे है, हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पे है, रानी रूपमती महल कहाँ पे है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश में जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, भर्तृहरि गुफाएं कहाँ पे हैं,
या भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, माड़ा की गुफाएं कहाँ पे हैं, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्सनालिटीज रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पूछ ले जाएंगे, कहाँ पे वो उनका बोर्न हुआ है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो कहाँ बोर्न हुए। या इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, तो ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी। या हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे और भी पर्सनालिटीज, जैसे चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, भीमा नायक के बारे में पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, तानसेन भील के बारे में पूछ लिया जाएगा। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे तैयार करना है। पढ़ने की बात करें तो यहाँ पे हालांकि थ्योरी पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, चूंकि लेकिन आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत ज़्यादा थ्योरी को मैं पुश नहीं करता हूँ। थ्योरी पढ़ाने के लिए हमारा वैसे क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी माध्यम यदि आप हैं तो पुणेकर की बुक पढ़ सकते हैं। पुणेकर की है, महावीर की किताब है, वो एक ऑब्जेक्टिव बुक को आप ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे नीचे हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ भी आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारा एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो यू कैन रेफर दैट बुक एक्चुअली। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, यह है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में मेन टॉपिक है फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, किसका क्या परसेंटेज है, यूजुअली क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल रीजन है, जो कि आपको पता होना चाहिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट है, मतलब पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मौसम में पत्तियां गिराने का उनका कल्चर होता है। तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट का हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। माउंटेन की बात करें तो माउंटेन मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यू माउंटेन्स लाइक यहाँ पे रेंजेस हैं, जैसे आपकी विंध्याचल रेंज है, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के कई सारे पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे मैकाल रेंज है, फिर महादेव रेंज आपके होशंगाबाद के पास में है, गाविलगढ़ रेंज है आपके बेसिकली बुरहानपुर के आसपास, और राजपीपला रेंज की बात करें आपके अलीराजपुर के पास में है। तो यहाँ पे कई बार सीक्वेंस जमाने के लिए आता है या पूछ लिया सकता है कौन सा रेंज कौन से जिले को शेयर करता है। इसके अलावा विंध्याचल रेंज की बात करें, यहाँ पे कैमूर रेंज है, द फर्स्ट वन इज दैट्स कॉल्ड कैमूर रेंज। ये वाली कौन सी रेंज है, ये है मैकाल रेंज, ये कैमूर रेंज है। कैमूर के अलावा भांडेर रेंज है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सी रेंज बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है, वो इसकी उसकी कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी पूछ ली गई। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में नदियां बहुत सारी हैं, तो तकरीबन 15 से 20 नदियों के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। कौन सी रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर में कौन से महत्वपूर्ण पावर प्लांट हैं, कौन सी रिवर में कोई इंपॉर्टेंट डैम यदि है, या कौन सी रिवर किस नदी के ट्राइब्यूटरीज हैं। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश में बात करें तो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरह की है, तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। या इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं, कौन सी माइन कहाँ पे है, और ये पूछा सकता है आप लोगों से कि कौन सी चीज का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में किस जगह पे ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में टंगस्टन की जो माइन है, टंगस्टन की माइन कहाँ पे है, ये आपकी अगरगांव में। कहाँ पे है, ये आपके अगरगांव में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सुहागपुर की माइन कोयले के उत्पादन के लिए बड़ी फेमस है। मध्य प्रदेश में किस तरह का कोयला पाया जाता है, जैसे बिटुमिनस वैरायटी का कोयला पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। या इसके अलावा पूछा सकता है मध्य प्रदेश में हीरे की खदानें कहाँ पे हैं, यू नो अबाउट दैट, दिस वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछती है। या मध्य प्रदेश में कॉपर की माइन कहाँ पे है, मलाज खंड में कॉपर की माइन है, जो कि आपके बालाघाट में है। भारवेली की बात करें वहां पे मैग्नीज की माइन है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल की बात करें तो हमारे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, जैसे सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है, चांदनी थर्मल पावर प्लांट है। तो आमतौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ ये कहाँ पे है, किस जिले में है ना। नॉन कन्वेंशनल में आपसे सोलर एनर्जी के बारे में या विंड एनर्जी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है तो वहां से पूछ लिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है, तो वो पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, बताओ कहाँ पे है। या इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, 750 मेगावाट पावर जनरेशन का। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे पीएससी पूछ लेती है ना, समझाएं कोई ना क्वेश्चन दे आस्क।
मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो भी रिवर में है कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वहां से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि मादा टीला डैम कहाँ पे है ना, या इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है, गांधी सागर डैम कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे, जवाहर बैराज कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी पूछ लेती है। तो लोकेशन आपको उस डैम का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और साथ में कौन से रिवर में है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए भी आप वही बुक रेफर कर सकते हैं। मध्य देश की बुक आप जो खरीदेंगे उसी में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बहुत सारे टॉपिक आपको कहीं एक बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे कि पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को, हालांकि कई बार लूसेंट लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन लूसेंट में सारी चीज़ नहीं मिलती। तो ये जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, इसको आप, एक बुक है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की बुक से ये सेलेक्ट टॉपिक्स आप वहाँ पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा वहाँ दिया हुआ है, तो आई थिंक उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स को शपथ कौन दिलाता है, अपॉइंट कौन करता है ना। गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए अभी कुछ कमेटीज़ का फॉर्मेशन किया गया है, वो कौन सी कमेटीज़ हैं, है ना। गवर्नर के पास कौन कौन से पावर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। जैसे गवर्नर के शपथ दिलाने का काम जो है राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है उस राज्य के हाई कोर्ट का, वो दिलाते हैं। अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट को कौन अपॉइंट करता है, कैबिनेट में कितने मेंबर हो सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, किसी राज्य में यदि गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। मध्य देश में विधानसभा में कितने मेंबर हैं, 230। तो 230 का कितने परसेंट हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और 91st अमेंडमेंट एक्ट से कर दिया गया था कि यहां पर केवल 15% मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बन सकते हैं। तो 230 इंटू 15%, जितना आएगा उतने मेंबर ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मध्य से बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछ लेती है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो विधानसभा जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ विधानसभा मध्य देश में जो है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। विधानसभा में जो 9 चयनित मेंबर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछती है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूरी है कि आप थोड़ी अच्छी किताब से पढ़ना, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछ जाने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, आपको इसको ज्यादा अटेंशन देना है। जितनी भी कमेटी बनाई है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है, तो ऐसी कमेटीज के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है पंचायती राज सिस्टम के लिए, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। या पंचायती राज सिस्टम में अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पे 29 आइटम जो ग्रामीण पंचायत उसमें ऐड किए गए। 74th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे 18 आइटम ऐड किए गए अर्बन पंचायत में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो आपको ये तैयार करना है। सोशल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सोशल सिस्टम कैसा है। अब यहाँ पे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है टॉपिक, बट फिर भी यहाँ पे जो डेमोग्राफी है कुल मिला के वैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश टॉपिक लगभग यहाँ पे कॉमन है दोनों से। यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट क्या होती है, किस आयु वर्ग के लोगों को लिटरेसी रेट में शामिल करते हैं, या मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है, कौन से जिले में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, कौन से जिले में सबसे कम सेक्स रेशियो है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बन जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, यदि पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले की है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो सेंसस का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इसके लिए बेसिकली हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड भी किया है अपने चैनल में, आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये इससे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। या प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो काम करते हैं वही प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे रेड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें हम व्हाइट कलर वर्कर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर की बात करें, सेवा क्षेत्र होते हैं, सर्विस सेक्टर होते हैं। जैसे आप डॉक्टर्स हैं तो आप सर्विस सेक्टर में आते हैं, है ना। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। मेन इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो मेन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, या कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया गया। जैसे अभी हाल ही मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही थी, जिसमें भोपाल में आचारपुरा है, छिंदवाड़ा में लेहगढ़वा है। तो ऐसी चीज़ों की स्थापना की जा रही थी। मोहन औद्योगिक क्षेत्र है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं आप लोगों से, कौन से इंडस्ट्रियल एरिया कौन से जिले में आता है, या कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो कौन से जिले में आएगी, कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उसमें क्या प्रोडक्शन हो रहा है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश,
अब एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे पूछा सकता है मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, या आपसे रबी और खरीफ फसल के बारे में पूछ सकते हैं कि रबी फसल में कौन सी आती है, खरीफ में कौन सी आती है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को कई बार मिला है, तो पूछा सकता है कितनी बार मिला है आप बताइए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर ऐसे ने पूछा है, ठीक है। तो इस पोर्शन को पढ़ने के लिए तो आप जो किताब मध्य प्रदेश की रेफर करोगे वो बन जाएगा, लेकिन पहला वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए आपको प्रॉपर तरीके से लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत में जो टॉपिक दिए हुए हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से पिक कर लो और उन्हीं को पढ़ लो, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे सामने है करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस। वेल, मध्य देश का इसमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि मध्य देश से करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट कंटेम्परेनियस इवेंट्स, फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में ज्यादा फोकस करना है। आमतौर पर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा होती है। ऐसे मध्य से कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा सकता है एकलव्य अवार्ड किसको मिलता है, एकलव्य अवार्ड किसको किसको इस बार मिला है, थोड़ी देख लीजिएगा। एकलव्य अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, कब से स्टार्ट किया गया। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार दिया जाता है, तो ये किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है। एकलव्य अवार्ड में कितने आयु वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछती है। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जैसे तानसेन अवार्ड है, कबीर सम्मान है ना, ऐसे क्वेश्चन है, तुलसीदास सम्मान है। तो ऐसे बहुत सारे जो सम्मान है मध्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड्स भी आपको याद रखने हैं कि इस साल किसको दिए गए हैं। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो भी एकेडमीज हैं, बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पे है, क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है ना, तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बनेंगे, तो आपको ये तैयार करने होंगे। हालांकि एकेडमीज बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी 8-10 एकेडमीज हैं उसी को आपको थोड़ी पढ़ना है और देखना है कि कौन सी एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है। दिस इज व्हाट दे विल आस्क। वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई हैं, तकरीबन मैं कहूँगा 70 से 75 स्कीम्स हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो स्कीम्स अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया उनको ज़्यादा फोकस देना है, जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है ना, इसके अलावा लाड़ी लक्ष्मी योजना है, इसके अलावा संबल योजना है। तो ऐसी योजनाएं जो बहुत ज़्यादा फोकस में रही हैं उनको आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। जो योजनाएं थोड़ी पुरानी होगी, जिनको जिक्र कम किया जाता है, उसको आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो। लेकिन जो रिसेंट स्कीम्स हैं जो कभी चल रही हैं और जिनको हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा तैयार करना है। फेमस पर्सनालिटीज़ एंड प्लेसेस, तो मध्य देश की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं अभी जिनको देखिए पूरे देश में बहुत सारे लोगों को देखा जाए तो सम्मान मिलता है। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, बहुत सारे लोगों को मिला है, तो आप सभी का नाम तो याद नहीं सकते। द्रोणाचार्य अवार्ड नेशनल लेवल का है, लेकिन स्टेट में किसको मिला है ये नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे पद्मश्री पुरस्कार पूरे देश में बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश से पद्मश्री किसको मिला है ये आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा सकता है। और पद्मश्री कौन सी फील्ड में दिया गया है ये भी क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है ना। तो ये तो रहा मध्य देश का। मध्य देश के लिए कोई भी मार्केट से करंट अफेयर की बुक ले लीजिएगा, वहां से काम हो जाएगा। हालांकि स्कीम बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने एक वीडियो बनाया भी है, तो आप उसको देख सकते हैं, चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट की बात करें तो इसके लिए आप कोई पतली किताब रेफर करना, बहुत मोटी किताब मत रेफर करना, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। स्पीडी जैसी मैगजीन को आप रेफर कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पे घटना चक्र की जो मैगजीन है उसको रेफर कर सकते हैं। हालांकि स्पीडी को मैं रेफर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्पीडी में बहुत मोटी नहीं है, एनुअल एडिशन आता है, तो यहाँ पे आपका सारा काम जल्दी हो जाएगा, है ना। अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे फिशिंग है, स्मिशिंग है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। या इसके अलावा एक टर्म होते हैं जैसे दैट्स कॉल्ड एक DOS बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। आप लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ, दैट्स डिफरेंट थिंग। यदि साइबर क्राइम की बात करें तो वहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से बनेंगे। ई गवर्नेंस के टॉपिक है, यहाँ से बनेंगे। इंटरनेट सोशल नेटवर्क साइट्स हैं जो भी हैं, ई कॉमर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आप कोई भी पुणेकर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है मार्केट में, उसको आप रेफर कर सकते हैं, या बहुत सारे और पब्लिकेशंस हैं जो मार्केट में इसको अवेल कर रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन जीएस के पार्ट के लिए। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो आपका अगला पार्ट जो है वो है पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में बेसिकली ये पार्ट बेसिकली डेंटल का है, जिसमें सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। कुल 10 यूनिट है आपके इस पार्ट के लिए, तो ये तो आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें पहली यूनिट है आपकी जनरल एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है एंड मेडिसिन है। तो ये पहली यूनिट होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुल 9 यूनिट और भी हैं, तो ये पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट दैट्स इन सिलेबस, आप ये चीज़ें पिछले कई सालों से पढ़ते आए हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप इस पोर्शन को ज़रूर तैयार कर लें, और यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। लेकिन जीएस पार्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जीएस पार्ट में मैंने देखा है पहले एग्जाम्स हुए हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने जीएस के पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं,
और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 40% है। तो इस चीज़ को आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि 40% मार्क्स आपके स्कोर हो जाएं, अदरवाइज आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि तुक्का मार के आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप जीएस पार्ट को ज़्यादा फोकस करिएगा। हालांकि अपना डेंटल वाला पार्ट तो ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल डेंटल में 300 नंबर है, लेकिन जीएस पार्ट को भी दरकिनार मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्वालिफाइंग क्रॉस नहीं होता है, दैट क्रिएट्स द बिग प्रॉब्लम, है ना। तो ये रहा डिस्कशन को, अभी वाइंड अप करते हैं। ये नया सिलेबस आप लोगों का है, तो वी हैव डिकोडेड द सिलेबस। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम श्योर कि आपको जीएस के पार्ट को तैयार करने में आसानी होगी। और इसके अलावा हमारा जो नया बैच कोर्स ऑलरेडी चल रहा है वैसे 27 फेब से, लेकिन 4 अप्रैल से एक नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा। तो आप लोग 4 अप्रैल से जो नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं डेंटल फील्ड के, तो आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो डिस्कशन को अभी यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल हेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।